मैं मनोज कुमार पाल, प्रवक्ता डाइट फर्रुखाबाद, डीएलएड चतुर्थ एवं द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम सभी लोगों ने आवर्त साड़ी की सामान्य जानकारी के बारे में जाना था, जिसमें आवर्त साड़ी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जाना। इसके लिए हमने डुबेराइनर के द्वारा दिया गया त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम तथा आवर्त साड़ी को मूर्त रूप देने में मुख्य भूमिका निभाने वाले मेंडलीफ की आवर्त साड़ी के बारे में जाना। मेंडलीफ की आवर्त साड़ी के क्या क्या गुण थे और उनके क्या क्या दोष थे, ये भी जाना था। अब आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त साड़ी। पहले ये बात कर लें कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जो कमी रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास कैसे किया गया। जब मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल तैयार हुई थी उस समय केमिस्ट्री के साइंटिस्टों को एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कणों का विकास हुआ। तब जाके सन 1913 में हेनरी मोजले, जो कि एक इंग्लिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रम की स्टडी की और उन्होंने देखा कि अंडरवुड म्यू, ये म्यू क्या है, म्यू एक जो एक्सरे होती है उसकी फ्रीक्वेंसी है। अंडरवुड म्यू और जेड परमाणु क्रमांक के बारे में ग्राफ खींचा और उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिली उनको, जबकि अंडरवुड म्यू और परमाणु द्रव्यमान के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो सरल रेखा नहीं प्राप्त होती है। तब जाकर मोजले ने कंक्लूड किया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है, और इसी के आधार पर फिर मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें संशोधन किया गया और उसको नाम दिया गया आधुनिक आवर्त साड़ी। अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु द्रव्यमान को ना लेकर अब परमाणु क्रमांक की बात की जाएगी। परमाणु क्रमांक सब लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व में या किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसकी परमाणु क्रमांक होती है। अगर वो परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। अब आधुनिक आवर्त जो साड़ी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई और उसके लिए एक आधुनिक आवर्त नियम भी दिया गया, जिसमें कहा गया है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। बस मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से जो चेंजिंग हुई है वो परमाणु द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक हुई है। अब हम देख लेते हैं कि आधुनिक आवर्त साड़ी दिखती कैसी है। देखिए आप, आधुनिक आवर्त साड़ी ये है। इसमें भी हॉरिजॉन्टल रो हैं और वर्टिकल कॉलम है। हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड यानी कि आवर्त कहा गया और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप यानी कि समूह कहा गया। अब हम जान लेते हैं कि इस आधुनिक आवर्त साड़ी की क्या क्या विशेषता हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इस आवर्त साड़ी में कुल 7 आवर्त हैं। आवर्त क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, 36 पंक्तियां होती हैं, उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रो। इस तरीके से देखिए, ये नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये आवर्त हैं। तो इस तरीके से दिखाएंगे कि पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं और दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इस तरीके से दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से ये आवर्त हैं। तो क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उनको
आवर्त कहा गया, जो कुल संख्या में 7 हैं। ध्यान देने वाली ये भी है कि जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसमें उतनी ही कक्षा होंगी, सेल होंगी। अगर मान लीजिए हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है 11। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 281 आएगा। तो कुल कक्षाएं, सेल कितनी हुई? 3। तो यानी कि वो सोडियम तीसरी आवर्त में होगा। देख लेते हैं, देखिएगा कि सोडियम तीसरे आवर्त में है। यानी कि जो आवर्त की संख्या है किसी भी तत्व की, वो उस तत्व में मौजूद कुल सेल की संख्या होती है, या और कहें तो उस तत्व के जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जिनको हम पोस्टल एड्रेस कहते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, उसमें जो मुख्य क्वांटम नंबर होता है वो भी उसका आवर्त की संख्या होती है। अब आगे चलते हैं ग्रुप पर, कि जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं इस पीरियोडिक टेबल में वो हैं 18 और उनको कहते हैं ग्रुप। जब आधुनिक आवर्त सारणी स्टार्टिंग में अस्तित्व में आई थी तो इनके जो नाम थे ग्रुपों के, वो कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि पहले ग्रुप को 1A, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए, थर्ड ग्रुप को थर्ड बी। ध्यान दीजिएगा आप, सेकंड ए के बाद सीधा थर्ड बी आया है, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और एट्थ जो ग्रुप है वो 3 ग्रुपों को कवर किया हुआ है। इसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, उसके बाद फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और लास्ट में 0 ग्रुप। इस तरीके से ग्रुप की नोमेनक्लेचर किया गया था। लेकिन बाद में 1986 में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में ये संतुति दी गई कि आवर्त सारणी को दीर्घ रूप दिया गया और दीर्घ रूप में इन ग्रुपों के नंबर को आसान कर दिया गया और ग्रुप के नंबर को फिर सीधे सीधे न्यूमेरिकल नंबर में डिनोट किया जाने लगा, 1 2 3 4 5 6 से लेकर सीधे 18 तक। तब ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए दीर्घ रूप में नहीं दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं और क्या विशेषता है। जैसे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में प्रत्येक ग्रुप को सब डिवाइड किया गया था, जिससे क्या हुआ था कि विभिन्न विभिन्न गुणों वाले तत्व एक ही ग्रुप में आ गए थे। वो आधुनिक आवर्त सारणी में नहीं किया गया, एक ग्रुप को सिंगल ही रखा गया और उस ग्रुप में वही तत्व रखे गए जिनके गुण समान थे। जैसे हम देख लें, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सींसियम, फ्रांसियम है। तो इस ग्रुप में वही तत्व हैं जिनके गुण समान हैं और ये सभी तत्व क्षारीय धातुएं हैं, तो इस तरीके से इनके गुण समान हैं और एक ही ग्रुप में रखे हुए हैं। सेकंड ग्रुप की बात कर लें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम, और ये सभी के गुण समान हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इस तरीके से किसी भी ग्रुप को सब डिवाइड मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की तरह इसमें नहीं किया गया, तो ये भी कमी वहाँ दूर हो गई। तो बहुत सारी कमियाँ थी जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो यहाँ दूर हुई। जैसे कि वहाँ कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व तो बाद में रखा गया था, जबकि ये पीरियोडिक टेबल परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो और परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व बाद में रखा गया हो। दूसरी कमी ये थी कि समस्थानिकों का स्थान नहीं था, वो भी कमी इसमें पूरी हो गई। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, तो परमाणु क्रमांक समान है। जब परमाणु क्रमांक 1 है तो उनको अलग से पोजीशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए ग्रुप नंबर 18 में इनकी पोजीशन की गई है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडोन और लास्ट में ओजी है। तो इस तरीके से ये जो हैं इनके लिए पोजीशन भी यहाँ पर निश्चित की गई। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कई मुख्य जो कमियाँ थीं वो इस पीरियोडिक टेबल में दूर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो
कक्षा में घूमते रहते हैं, एक निश्चित सेल में घूमते रहते हैं। सेल के अंदर उपकक्षा यानी कि सब सेल होती हैं जिनके नाम होते हैं SPDF। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस तरीके से। और फिर उपकक्षा के अंदर होती है ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिकतम होती है। इस तरीके से तो इन्हीं 4 उपकक्षाएं सब सेल के बेस पर पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया गया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस तरीके से देख लीजिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे है एफ ब्लॉक। अब किसी भी तत्व कौन से ब्लॉक में होगा ये कैसे निर्धारण होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्व चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं कि किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा यानी कि सबसेल में एंटर करेगा वही उसकी ब्लॉक होगा। जैसे ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो भी एलिमेंट हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में एंटर करता है। एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो वो 2 ग्रुप को कवर करेगा, एक ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इन सभी के तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है, इसलिए इनको एस ब्लॉक में रखा गया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हीलियम को अगर छोड़ दें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल में एंटर करता है। पी सबसेल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 6 ग्रुप कवर करते हैं 13 से लेकर 18 तक, इस तरीके से। अब डी की बात करें, डी सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 10 ग्रुप कवर किए हुए हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। यानी कि इन तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबसेल में एंटर करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो आपबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पहले भरे जाते हैं या सबसेल पहले भरी जाती हैं और हाई एनर्जी की सबसेल हैं वो बाद में भरी जाती हैं। तो वो आपबाउ का नियम होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो तत्व उसी ब्लॉक में माना जाएगा। एफ ब्लॉक की बात करें जिसमें कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आते हैं, ये 14 तत्व होते हैं। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबसेल में एंटर करता है। एफ सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर 14 तत्वों की 36 पंक्ति हैं। 14 हैं लेंथेनॉइड में और 14 हैं एक्टिनॉइड में। तो इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांट दिया गया है। अब आप देख लिया होगा कि किस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 और 2, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 to 18, डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 to 12 और ग्रुप नंबर एफ ब्लॉक में आएंगे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। इस तरीके से ये फिलिंग हो गई। चार ब्लॉक हो गए पूरी पीरियोडिक टेबल में, जिसमें SPDF हैं। और अगर हम यहाँ देखेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग से स्थान दिया गया है, और जो लेंथेनॉइड वो होते हैं जो लेंथेनियम से बनते हैं और इनको स्टार से डिनोट किया गया है, और एक्टिनॉइड को एक्टिनियम से बनते हैं, उनको डबल स्टार से डिनोट किया गया है। तो इस तरीके से ये जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉकों में डिवाइड की गई है। आगे की जो बातें हैं इस पीरियोडिक टेबल के और क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनके बारे में हम आगे की कक्षा में बात करेंगे।